तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे इस बीघड़ के सरदार जो कि हमारे बलराम सिंह है। क्या हो रहा है सरदार जी, आज हम लोग इसी तरह तैनात हैं, लेकिन हमारे सरदार जी डाकू बलराम सिंह अभी तक नहीं आए। आओ हम लोग उनका इंतजार करते हैं ताकि यहाँ न कर सके। हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। आओ मेरे साथियों। की साथियों, मेरे दोस्तों, कैसे सरदार जी? तुम लोगों ने हमारी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर अपनी शरण में पनाह नहीं बल्कि इस गिरोह का सरदार चुना है और मुझे पवन की जगह पर डाकू बलराम सिंह बनाया है। लेकिन आज तक यह जानने की कोशिश नहीं की है कि आखिर यह पवन सिंह अपने शरीर पर यह काला लिबास क्यों धारण किया है। मेरे दोस्तों, आज मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि आखिर मैं अपने शरीर पर यह काला लिबास किस लिए धारण किया हूँ, इसका मकसद क्या है, इसकी मंजिल क्या है और इसका मुकाम क्या है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और चलो साथियों, इस घड़ी करो ना पल की पल की दे और मंत्री दादर को मार कर आज है करना और मंत्री दादर को मार कर आज है करना मार के करना ढेर साथियों और चल कर उधम मचाओ। मेरे दोस्तों, चल करके दादर सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। ये एहसास ना हो, मरने वालों को एहसास नहीं होने देना है कि कब होने वाली उसकी मौत है। मार के करना ढेर साथियों और चल कर उधम मचाओ और दुश्मन बना है बाजू सिंह भी उसको अदम पठाओ। और दुश्मन बना है बाजू सिंह भी उसको अदम पठाओ। मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ मेरे दो दुश्मन हैं। कौन है? पहला दुश्मन इस राज्य बिजनौर का महामंत्री दादर सिंह और दूसरा उसका सपोला वो जो बाजू सिंह है। सरदार जी, जब तक इन दोनों को इस दुनिया से नहीं मिटा देंगे तब तक मुझे मौत छू भी नहीं सकती है। सरदार जी, आपने ऐसे जुल्म जो ढाए है, कसम है मां भवानी की, अगर उससे दौड़ा कर गोली न मारा तो मेरा नाम भी बिजली नहीं है। बिजली इसी वक्त अपने गिरोह के साथ और हम चलते हैं दादर सिंह की हवेली पर। चलिए सरदार जी, आइए। बलराम सिंह, पुलिस फौज ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। अगर अपने और अपने साथियों की जान की खैर चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में भलाई है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, इस हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो कि डाकू बलराम सिंह और उनके साथियों को कैद करके रख सके। बलराम सिंह, ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह आज वादा करके आया है कि या तो तुझे गिरफ्तार करूंगा या तो अपने इस वतन पे शहीद हो जाऊंगा। बलराम सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है
कि जब जी में है तब दबोच लो। ये डाकू बलराम सिंह एक दहाड़ता हुआ शेर है, अगर ये पंजा मार दिया तो कलेजा बाहर निकाल देगा। तो आज वादा अटल करके आया हूँ मैं, आज वादा अटल करके आया हूँ मैं, मेरे हाथों से जिंदा न बच पाएगा। चूक सकता है मेरा और निशाना नहीं, खा के गोली अदम को चला जाएगा। तो खौफ खाया नहीं डाकू बलराम से, खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं डाकू बलराम से। कैंची जैसी चलाता तू अपनी जुबान, खून आंखों में मेरे और आया उत्तर, नाम तेरा लिखा मेरी बंदूक पर। तो कौन मारेगा किसको, अबे वो खुदा जानता। कौन मारेगा किसको, वो खुदा जानता। तो मैं की जिंदा रहे इस धरती पे, नाम तूने लिखा कर जो मेरे बंदूक पे, तो तेरा नाम लिखा हूँ पिस्तौल पे। अबे साले झाटू के बच्चे, ओए करे हवलदार, बोल। अपनी जुबान पर लगाम दे, हैं? वरना एक ही गोली में तुझे शमशान दिखाई देगा। अबे डाकू बलराम सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा, वरना कर्रे हवालदार पकड़ेगा तो 50 लठ मारेगा। यानी तुम लोग मानोगे नहीं? यार हम लोग माने नहीं साहेब। क्या हुआ? मुंशी जी हथकड़ी लगाओ। अबे 1500 की नौकरी करने वाला चला है बात करने डाकू बलराम सिंह से। यही 1500 की नौकरी करने वाला तुझे एक दिन 1500 का कफन पहनाएगा। कफन पहनाने वाले मर गए। बिजली, ये बिजली, हाँ ये डाकू बिजली है। ये बिजली है। हाँ। ले यार भैया, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, लगा ओए, मोबाइल 11,000 बिजली नहीं है, इसका नाम डाकू बिजली है। छुएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। इनका नाम बिजली है और उनका नाम क्या है? उनका नाम ये डाकू चट्टान सिंह वो है, वो डाकू, वो डाकू चट्टान सिंह, और ये डाकू हसीना है। हसीना मान जाएगी। ओए, बिजली अब विलंब मत करो, इन लोगों को शमशान पहुंचाओ तुरंत। तो तैयार हो जाओ, ये लो मेरे ये रहा मेरा पहला वार। देख लिया इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, अभी भी अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो और अपने इन साथियों की सलामती चाहते हो तो यहाँ से 1 2 3 हो जाओ। बलराम सिंह, तूने मेरे एक साथी को मारकर अच्छा नहीं किया। देख इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, तेरे एक साथी को मौत के मुंह में भेज। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, तुम्हारी गोली मिस हो गई। क्यों नहीं बलराम सिंह? ऐसे नहीं इस्तेमाल करते, हम बता रहे हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं गोली को। ये लो संभालो मेरे वार को। बलराम सिंह, देख ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप का निशाना, और एक नहीं तेरे 2 साथियों को मैं मौत के मुंह में भेजता हूँ हरामजादे। और देख बलराम सिंह, अब भी वक्त है बलराम सिंह, अपनी जान बचा लो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में भलाई है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक मुझे मौत छू भी नहीं सकती है। और तू क्या, तेरे जैसे हजारों भी इंस्पेक्टर आ जाए तो इस डाकू बलराम सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा बलराम सिंह। अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले नहीं करोगे तो इसी गुफा में तुम्हारी लाश को चील कौवे लौट कर खाएंगे। बलराम सिंह, इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, तुम्हें तो
तो बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारे इस कर्रे हवलदार को मारूंगा। अरे कर्रे हवलदार, बोल, मरने के लिए तैयार हो जा। हमको मारेगा? अब तेरी बारी है। ये बिजली ज्यादा टाई टाई कर तेरे रही है। मुंशी जी और शर्मा जी दोनों गए मुंशी जी चले गए और अब तेरा नंबर है। अरे साहेब, क्या हुआ हवलदार? ये मुंशी जी शर्मा जी कहाँ चले गए? हवलदार जी, मुंशी जी और शर्मा जी अपने इस वतन पर शहीद हो गए। ये शहीद क्यों हो गए हैं? हवलदार जी, जी देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अगर सिपाही अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसे शहीद सिपाही कहा जाता है। ये साहब हमको क्यों नहीं ले गए? या आप हवलदार उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं ले गए। इनसे पूछेगा परी। हे शर्मा जी, हे मुंशी जी, मरे हुए बोलते नहीं है कर्रे हवलदार। तुम चुप रहो, बता दिन तुमका। हे मुंशी जी, हे शर्मा जी। अरे वो नहीं उठेंगे। साहेब, क्या हुआ? मुंशी जी शर्मा जी चले गए, छोड़ के हमको भोसड़ी के। हवलदार। कर्रे हवलदार, तू भी जाना चाहता है अपने मुंशी जी के पास? तो ले संभाल मेरे वार को। हवलदार जी, आप सुरक्षित तो हो? सुरक्षित कहा साहेब, एक गोली तो हम हजम कर डावा। अरे बलराम सिंह का निशाना चूक गया होगा। चूक नहीं साहब, एक गोली हम खाए डावा। अच्छा, आराम को चून नहीं ना। डाकू बलराम सिंह, तूने सोचा होगा कर्रे हवलदार मर गए, तो तू अभी तक जीवित कैसे खड़ा है? लेकिन भगवान ने हमारे शरीर में 72 छेद दिए हैं। हाँ, ऐसे कर्रे हवलदार मरने वाला नहीं है। भगवान ने हमारे शरीर में 72 छेद दिए हैं। एक तरफ गोली आने की जगह है तो एक तरफ साले पीछे निकलने की भी जगह है। तो ऐसी बात है। तुम कर्रे हवलदार के एक ड्रोवा नहीं टेढ़ कर सकते। कर्रे हवलदार, बोल। अगर भगवान ने तुझे 72 सुराखे दिए, हाँ, एक तरफ से गोली जाने की जगह और एक तरफ से आने की जगह है, निकलने की जगह है, तो ध्यान से देख कि डाकू बलराम सिंह के हाथों में कितने नाल की बंदूक। ये यार देख देख, यह तो 2 नाल का बंदूक ले 2 नाल की है ना? जी हाँ, बोलो। अगर निकलने वाले की जगह पे और आने वाले की जगह पे अगर दोनों तरफ से अगर गोली मारूंगा तो कहाँ जाएगी? क्या हुआ हवलदार जी? मान लियो आगे से गोली आई तो हम दांते से चबाए दो। क्यों नहीं? मान लियो आगे से गोली आई साहब तो हम दांते से चबाए दो। और मान लियो साहब पीछे से आएगा तो खतरा है। हवलदार जी, आज बलराम सिंह की किधर धमकियों से डर रहे हैं। हम यही जब बलराम सिंह तुम्हारी नजरों के समक्ष आगे खड़ा है तो पीछे से गोली आने का सवाल ही नहीं उठता है। यही साहब, यही बिजली का कहो पकड़ी से, यही बिजली का पकड़ ले, हमारा जनरेटर साला चल नहीं रहा है साहब। सरदार जी देरी मत करो, साले को गोली मार दो। न करो, पाए गए तो हम मोबाइल अपन स्विच ऑफ चार्ज अरे हवलदार, बोल। अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है और अपने आप को संभाल। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। अच्छा, साहब, क्या हुआ? इनका कहो दोनों जने गिरा दे, हमका आदेश दियो, इनका हम पकड़ के ही लग के लाए रही है। ठीक है हवलदार जी, मैं आपको कबर फाड़ देता हूँ और बलराम सिंह के हाथों में आप हथकड़ी लगाइए। डाकू बलराम सिंह, कर्रे हवलदार, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं करूंगा। कर्रे हवलदार जब तक हथकड़ी नहीं लगाएगा चैन से नहीं बैठेगा। अच्छा, अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे भोस। अबे हवलदार जी, हवलदार जी, अब आपको पहले से आराम है या नहीं? अरे साहेब, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया। हमको सड़ा आलू सुंघा देते, हमको सड़ी प्याज सुंघा देते, तुमने जूता सुंघा दिया। अरे राम हो, इसमें लगी है टट्टी। ये आप क्या कर रहे हैं हवलदार जी? इसमें लगी है टट्टी।
हमने चाट लिया समझ के सोहन पट्टी। हवलदार जी, अरे राम हो। आपको जो मेन मौके पर बीमारी आ गई थी उसका इलाज ये मेरा जूता ही था। अरे साहेब एक पकड़ो साहेब, का करी साहब। हवलदार जी, हाँ साहब, अगर आप आज आपके मेन मौके पर ये बीमारी नहीं आ जाती तो बलराम सिंह मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता था। फिलहाल अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आप लोग उसका पीछा करते हैं। आज मेरे हाथों से बलराम सिंह बचना नहीं चाहिए। साहब वही बिजली के डरात रहे कि करंट न मार दिए, नहीं 11,000 हौक दिए। फिलहाल और डाकू बलराम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त डाकू बलराम सिंह का तो हम पकड़ ही लिया साहब। ठीक है, मेरे जाने पाई हैं डाकू बलराम सिंह। अब तुम बेटा भागो खितारी के तारी कर्रे हवलदार पकड़ के दिखाएगा। अगर जिस दिन न पकड़ा तो हमारा नाम हल्ला सिपाही नहीं आ रहा हूँ सारे। बिजली, सरदार जी। अपने पीछे इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह लग चुका है। हाँ। और वो भी कानून का पुजारी है। वो भी हिम्मत छोटी नहीं करेगा। नहीं करेंगे सरदार जी। और इतनी दूर से हम भागते हुए आ रहे हैं, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है सरदार जी। लेकिन इस समय यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? बिजली, आगे देखो एक मंदिर दिखाई दे रही है। हाँ सरदार जी, दिखाई दे रही और है। उस मंदिर पर पानी पीने के लिए जरूर मिलेगा। क्यों नहीं सरदार उस जी? मंदिर पर जरूर कोई ना कोई जरूर रहता होगा। हाँ सरदार जी। एक काम करिए, तुम चलकर चंबल घाट के पीछे जो पहाड़ी है, हाँ सरदार वहीं जी। पर मेरा इंतजार करो और मैं तब तक पानी पीकर मैं वहीं आपसे मिलता हूँ। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी की बिजली। लेकिन सरदार जी अपना ख्याल करना। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। जय मां भवानी की। या दुर्गे माँ, मैं ऐसा कौन सी गलती कर दिया माँ? ये अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मैं तो समझती थी कि जब वो शराब के नशे से होश में आ जाएगा तो मुझे बुलाने आ जाएगा, लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। मैं कहाँ जाऊँ भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? हो गई हूँ मैं अब बेसहारा, हो गई हूँ मैं अब बेसहारा। अब तो कोई सहारा नहीं है। हो गई हूँ मैं अब बेसहारा, अब तो कोई सहारा नहीं है। मेरे भगवान गुनाह क्या हमारा, भगवान गुनाह क्या हमारा। अब तो कोई हमारा नहीं है। छोड़ कर साथ
या भगवान, मैं तो यहाँ मंदिर पर पानी पीने के लिए आया था, लेकिन क्या देखता हूँ कि इस मंदिर की सीढ़ी पर एक बूढ़ी माँ बिलक बिलक कर रो रही है। मैं इनको उठाता हूँ और इन्हीं से पानी पीने के लिए पानी मांगता हूँ। बूढ़ी माँ, कौन हो बेटा, और यहाँ पर तुम कैसे आए हो? क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो बेटा? हे बूढ़ी माँ, आपके पास बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ माँ। बूढ़ी माँ, एक गुजारिश मेरी आप से। क्या कहना चाहता है बेटा? बूढ़ी माँ, एक गुजारिश मेरी आप से, कर कृपा मैया पानी पिला दीजिए। ये तो प्यासा है बेटा। प्यास से मैया सूखा गला जा रहा, प्यास से मैया सूखा गला जा रहा, जिंदगी मेरी मैया बचा लीजिए, जिंदगी मेरी मैया। ये तो प्यासा है बेटा। बड़े जोरों से प्यास लगी है बूढ़ी माँ। आए मेरे लाल पानी पिलाऊं तुम्हें, आए मेरे लाल पानी पिलाऊं तुम्हें। नाम क्या है जरा मुझको बतलाए दे, नाम रहने वाला कहाँ का मेरे लाल रहने वाला कहाँ का मेरे लाल को, क्यों परेशान दिखता ये बतलाए दे, क्यों कौन है तू और कहाँ का रहने वाला है मेरे लाल? क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहा है? बेटा, बूढ़ी माँ, आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? देश बिजनौर मेरा नाम बलराम है। क्या कहा? बिजनौर? हाँ बूढ़ी माँ, देश बिजनौर मेरा नाम बलराम है। डाकुओं का हे मैया मैं सरदार हूँ। देश बिजनौर मेरा नाम बलराम है। देश बिजनौर मेरा नाम
रहने वाली कहाँ की हो मैया मेरी कर के पाना। उसी बिजनौर की रहने वाली हूँ मैं, उसी बिजनौर की रहने वाली हूँ मैं। नाम कुलवंती मेरा सुनो ध्यान के, रानी माँ नाम से जानते थे सभी। रानी माँ नाम से जानते थे सभी। अब भिखारी कहे मुझको जब नाम से, दुर्गे मैया ये तेरा कैसा इंसाफ है? क्या तेरे जो भक्त लोग रहते हैं क्या उनको यही तेरी भक्ति का सिला मिलता है मैया? तूने ही बताया था माँ कि मेरी माँ का नाम महारानी कुलवंती देवी है। आज मेरी माँ मेरी नजरों के समक्ष है, लेकिन मैं कैसे अपने मुखार बिंदों से कहूँ कि मैं ही तेरा बेटा हूँ माँ? आज माँ बेटे एक नजरों के सामने एक दूसरे की नजरों के समक्ष है, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसका बेटा तो जानता है कि यही मेरी माँ है, लेकिन माँ को नहीं पता कि उसका बेटा उसकी नजरों के समक्ष खड़ा है। बूढ़ी माँ, बेटा आज तुझे देखकर न जाने क्यों मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आज अगर तेरे जैसा मेरा बेटा बाजू सिंह होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं देखना। आप सही कह रही हैं बूढ़ी माँ कि अगर आपका बेटा बाजू सिंह होता तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे वो जब आपका बेटा है ही नहीं तो आपको तो ये दिन देखना ही पड़ेगा बूढ़ी माँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा? बाजू सिंह मेरा ही बेटा है, मैंने उसे जाना है, मैंने उसे पाला है, वो मेरा ही बेटा बूढ़ी है। माँ ये आप नहीं बोल रही हैं, ये आपकी ममता चिल्ला रही है। कि आप बताइए आपके ही पति का नाम महाराज सज्जन सिंह था? हाँ बेटा। और उनकी मौत कैसे हुई थी? बेटा मेरे स्वामी जी मेरे बेटे के जन्म लेने के खुशी में शिकार खेलने के बहुत शौकी हो गए थे। एक दिन वह शिकार खेलने गए और उन्हें जंगल में सर्प डस लिया। मुझे इस दुनिया में अकेले भटकने के लिए छोड़कर चले। बूढ़ी माँ आपको झूठी बात बताई गई है। यह उस वक्त की बात है जब आप भरे दरबार में महाराज सज्जन सिंह के समक्ष बोली थी कि महाराज इस वक्त मेरी कोख में 9 महीने का गर्भ पल रहा है, और आपने कहा कि मुझे दुर्गे मैया के दर्शन करा दीजिए। उस वक्त महाराज सज्जन सिंह बोले थे कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं और सुबह दर्शन करवा दूंगा। और इधर आपकी कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ, और उसी राजकुमार के जन्म होने की खुशी में महाराज सज्जन सिंह शिकार खेलने के बहुत शौकीन हो गए थे। वो शिकार खेलने यानी आखेट करने बियावान जंगल में चले गए। इतने में खबर लेकर रत्नाबांदी आ रही थी बताने के लिए, हाँ, महाराज सज्जन सिंह से। लेकिन अचानक रास्ते में महामंत्री जादव सिंह मिल गया और ये बात पूछा तो रत्नाबांदी ने सारी बात बताई तो महामंत्री के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके बंगले पर से भी खबर आई कि उसकी ठकुराइन की कोख से एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ है। तब उसके दिमाग में एक चाल आई बूढ़ी माँ, और वो आपके संतान को अपनी हवेली पर पहुंचवा दिया और अपने बेटे को लाकर आपकी आंचल में डाल दिया। मेरा बेटा मंत्री के बंगले पर? हाँ,
इतना ही नहीं, बल्कि जब महाराज सज्जन सिंह शिकार खेलकर वापस आए, उन्हें बड़ी जोरों से प्यास लगी थी और उन्हें कोई ना दिखाई दिया भरे दरबार में। उन्हें सिर्फ महामती दादर सिंह दिखाई दिया और महाराज ने एक गिलास पानी मांगा और दादर सिंह ने इस मौके का फायदा उठाकर उस गिलास में जहर घोलकर आपके पति को पिला दिया। मैं दादर सिंह को कितना वफादार समझती रही, लेकिन वही मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। और इतना ही नहीं बूढ़ी माँ, आप अपने बेटे के विषय में नहीं जानना चाहेंगी? अरे आपका बेटा पवन सिंह जब 21 वर्ष का हो गया तो एक दिन महामंत्री दादर सिंह आपके बेटे को बुलाया और उन्होंने पिस्टल आपके बेटे पवन सिंह के हाथों में थमा दिया। मेरे बेटे का नाम पवन सिंह? हाँ बूढ़ी माँ, और उसको बोला कि जाकर रानी माँ की हत्या करके आओ। मेरे बेटे से मेरा खून करने के लिए? आपके बेटे से आपका ही खून करवाना चाहा, लेकिन पवन ने इनकार कर दिया तो उसको मार मार कर इस बिजनौर राज्य से बाहर कर दिया। मेरे बेटे को मारा? हाँ, आपको मारने के लिए फिर दादर सिंह आ रहा था, लेकिन आपके बिस्तर पर उसकी ठकुराई लेटी हुई थी। आपको समझकर उस पर गोली चला दिया और अपनी पत्नी का खून अपने हाथों ही कर दिया और उस खून का इल्जाम आपके बेटे पवन पर लगा दिया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मेरे बेटे पर खून का इल्जाम? हाँ बूढ़ी माँ। लेकिन बेटा, ये सारी बातें तुझे कैसे मालूम है? जो किन बातों को मैं नहीं जानती तू कैसे जानता है बेटा? ये सारी बातें मुझे दुर्गे मैया ने बताया है। दुर्गे माँ ने? बेटा, मैं अब क्या हाथ जोड़ती हूँ। जब तू इन बातों को जान रहा है तो मेरे बेटे को जानता होगा बेटा। मेरे बेटे से मुझे मिला दे बेटा। मेरे बेटे से मुझे मिला दे बेटा। मेरे पैर छूकर क्या मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं देना चाहती बूढ़ी माँ? उठो बूढ़ी माँ, आप अपने बेटे से मिलना चाहती है? नजरें उठाकर देख। अरे जब तूने इसको अपने गर्भ से निकाला तब 9 ही महीने का था, लेकिन आज तेरा बेटा 21 वर्ष का होकर तेरी नजरों के समक्ष खड़ा है माँ। बेटा, तुझे दुर्गे माँ ने बतलाया तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा लाल है, तू ही मेरा खून है बेटा। मत रो माँ। अरे तुझे जितना रोना था तूने रो लिया, अब आंसू मत बहा माँ। अब तेरे रोने के दिन खत्म हो गए माँ। दुर्गे मैया ने मुझे सब कुछ बताया, जिस तरीके से मेरे पिताश्री को मारा गया। तुम्हें शराब के नशे में या करबाजू सिंह ने लात से ठोकर मार कर राजमहल से बेघर कर दिया, मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं इन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा माँ। बचा ले मैं इन बेटा, कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचा ले बेटा अपने राज को, वरना वो कमीने बाप बेटे मिलकर इस राज को बर्बाद कर देंगे मेरे लाल। जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब तेरा बेटा पवन सिंह आ गया है, इसी वक्त चल अपने राजमहल में, देखते हैं कि वो बाप बेटे इस राजमहल में क्या गुल खिला रहे हैं। ये दुर्गे माँ, आज तूने मेरी पूजा का फल दिया माँ। मेरे बेटे से मुझे मिलाकर आज तूने मेरी पूजा का फल दिया माँ। ये दुर्गे माँ, हर महिमा निराली मैया, बड़ी तू
दयालु मैया। महिमा निराली मैया, बड़ी तू दयालु मैया। बिछड़ा ललना मोरा आज तू मिलवली हो मैया, बड़ी